बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम सेकंड लास्ट चैप्टर नंबर 8 का पहला लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। 9th क्लास का चैप्टर 8 का लेक्चर नंबर 01 9th बायोलॉजी। तो दैट इज अबाउट द न्यूट्रिशन। बेटा 8th चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे आज के लेक्चर में मिनरल्स न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन के मेथड्स क्या क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम एनिमल्स पे जाएंगे, फिर पूरी डिटेल एनिमल्स की पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, उसके प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन सी चीज़ क्या रोल प्ले करती है वो देखेंगे। और इसके अलावा हम थोड़ा बहुत बैलेंस्ड डाइट के बारे में, खाने के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओवरऑल ये एक बैलेंस्ड चैप्टर है जिसमें हमें खाने और अपने खाने से रिलेटेड और बाकी जो जिन चीज़ों को हम रखते हैं पालते हैं समटाइम उनके खाने के मुतल्लिक हमें बहुत सारी या कम से कम उतनी इन्फॉर्मेशन जो हमें ज़िंदगी में चाहिए वो 9th की 10th की। इसलिए मैं कहता हूँ बेटा 9th और 10th की बायोलॉजी पढ़नी हर बंदे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर तो आप बाद में भी रख सकते हैं लेकिन बायोलॉजी आपकी ज़िंदगी में ये वाला नॉलेज इतना को काम आता है कि ओवरऑल आप अपनी हेल्थ, अपना फूड, अपना इन्वायरमेंट मेंटेन रख सकते हैं। जब आप 10वीं की बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको ये एहसास ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बेटा जी न्यूट्रिशन की। व्हाट इज द न्यूट्रिशन? तो अगर मैं डिफाइन करूं तो हम कहेंगे द प्रोसेस, द वेज, वो रास्ते, वो तरीके, द मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के तरीके, एंड यूजिंग देम फॉर बॉडी ग्रोथ एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ये सेम बल्ब नहीं है ना, कोई डिफरेंट बल्ब है कि वही है? अच्छा। सो बेटा न्यूट्रिएंट्स को लेना, हासिल करना, फिर उनको बॉडी के मुख्तलिफ जो प्रोसेस है, चाहे ग्रोथ हो, नए सेल्स बनाने हो, चाहे एनर्जी हो, एनर्जी प्रोडक्शन हो, उसके अंदर इस्तेमाल करना, इसको न्यूट्रिशन कहते हैं। ये तो बड़ा आसान तरीका हो गया अभी सर ऑब्वियसली, पर सवाल आपके दिमाग में अगर एक लफ्ज क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपको नहीं पता लगेगा सर न्यूट्रिएंट क्या होता है। सही है। तो बेटा जी न्यूट्रिएंट को मैं डिफाइन इसलिए कर रहा हूं कि आपको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन भी तभी समझ आ जाएगी। तो हम कहेंगे बेटा न्यूट्रिएंट होता है दी सब्सटेंसेस, हर वो चीज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड एनर्जी प्रोडक्शन। हर वो चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज। आप जानते हैं कि ग्लूकोज एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर बेटा जी प्रोटीन्स, आपको ये भी पता है कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी की मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, तो अगर हमें नए सेल्स चाहिए तो ऑब्वियसली हमें प्रोटीन्स चाहिए। देन बेटा आप जानते हैं लिपिड्स, लिपिड्स भी मेम्ब्रेन बनाते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं, इनके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। फिर ऑब्वियसली हमें फाइबर चाहिए, हमें वाटर चाहिए होता है, विटामिन्स चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं। ये मुख्तलिफ, हमें भी, प्लांट्स को भी, बहुत सारी जिंदा चीज़ों, जो बाकी सारी जिंदा चीज़ें हैं उनको भी बहुत मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए होती हैं फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शन। उन चीज़ों को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं और उन चीज़ों को वो ऑर्गेनिज्म कैसे हासिल करता है। अगर मैं आपको कहूं बेटा कि आप न्यूट्रिशन इन कॉकरोच की बात करें या न्यूट्रिशन इन रैबिट की बात करें तो आप कहेंगे सर रैबिट को क्या क्या चाहिए होता है, उनकी एक लिस्ट बन जाएगी और वो उन चीज़ों को कैसे हासिल करता है। अगर वो अपनी बॉडी में खुद बनाता है दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं बाहर से लेता है तो बाहर से कौन सी खुराक वो ऐसी खाता है जिसमें वो चीज़ मौजूद है और वो चीज़ उसकी बॉडी में क्या काम करती है। इस सारे को हम कहेंगे न्यूट्रिशन। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये चीज़ जो मतलब अभी मुझे पानी चाहिए फ़र्ज़ किया, तो अगर मैं पानी नहीं पीऊँगा तो मेरी बॉडी में क्या 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 मसले आएंगे। इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि पानी मेरी बॉडी में जाके क्या क्या काम करता है कि नहीं।
अगर मुझे पता होगा कि व्हाट डज वाटर डज इन माय बॉडी है, फिर उसके बाद मुझे पता चलेगा अगर मैं पानी नहीं पीऊंगा मेरे लिप्स खुश्क हो जाएंगे, मेरे एंजाइम्स काम करना बंद हो जाएंगे, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा है, आंखें ड्राई हो जाएंगी, जुबान वो स्किन जो है वो झुर्रियों वाली हो जाएगी, मुख्तलिफ और इसकी वजह से मुझे क्या क्या मसले मसाइल आ सकते हैं। आई शुड नो दैट। ठीक है जी। इसी तरह फाइबर अगर मैं नहीं खाता मुझे कब्ज़ हो जाएगा, मुझे ये मसला आ जाएगा, ये मसला आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल डाउन नहीं होगा। अगर मैं ये वाली खुराक नहीं खाता तो अलग बात, ये वाली खाता हूँ, ज़्यादा खाता हूँ तो मुझे क्या क्या मसले मसाइल आ सकते हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एंड हाउ डज द बॉडी वो रिक्वायर्स अक्वायर्स अटेन्स हासिल दोज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है बेटा। तो अब ये तो हमें लग गया। अच्छा एक चीज आप छोटी सी है, न्यूट्रिएंट होते हैं बेटा दो तरह के। एक वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और एक वो होते हैं बेटा जिनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ना बेटा अगर हम देखें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि थोड़ी मिकदार में रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को लाइक कॉपर जो है, या प्लांट्स को आयरन जो है, या प्लांट्स को मैग्नीशियम जो है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्लांट्स को कम मिकदार में चाहिए होती हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम मैक्रो मतलब ज्यादा सो दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। एंड फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। तो वो चीजें जो बॉडी को, या अगर हम प्लांट्स की स्पेसिफिकली बात करें तो हम कहेंगे दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, दोज मिनरल्स स्पेसिफिकली, ये सारे मिनरल्स है ना बेटा। तो वो मिनरल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन द स्मॉल अमाउंट दे आर माइक्रो मिनरल्स। इनकी आगे एक और भी आएगी, मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स, जो 100 मिलीग्राम, वो इंसानों के अंदर बात होगी, जो हमारी बॉडी, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज हम इंसानों की बात करेंगे कि वो चीजें जो हमें ज्यादा 100 मिलीग्राम ग्राम नहीं उससे ज्यादा चाहिए, तो हम कहेंगे ये मेजर जो मिनरल्स हैं हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड। मतलब कैल्शियम हमें रोज 100 मिलीग्राम से ज्यादा चाहिए रोज पर डे, ठीक है। और जो कम चाहिए उनको हम ट्रेस मिनरल्स कहेंगे। वो तब हम वो वाली बात करेंगे, वो मिनरल्स से रिलेटेड स्पेसिफिकली एक बात होगी। यहाँ पे एक जनरल बात है कि स्पेसिफिक और जनरल मीन स्पेसिफिक वो चीज़ बेटा जो एक खास चीज़ से रिलेटेड हो, और जनरल हम ओवरऑल एक जो सबके लिए जो बात हो। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन द स्मॉल अमाउंट by the plants or by the animals as well, and macronutrients required in the lab, but they both are necessary। एक थोड़ी मिकदार में चाहिए, एक ज़्यादा मिकदार में चाहिए, लेकिन दोनों चाहिए। सही है। तो ये आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन का लग गया पता, ठीक है जी। और आपको जिंदगी में भी ये बात काम आ जाती है। अब एक बात है बेटा, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि जनरली अगर मैं देखूं तो वो कौन से मेथड्स हैं सर जिनके जरिए खुराक हासिल की जाती है? तो बेटा वो है, आम तौर पे हम कहेंगे दो तरह के तरीके हैं। एक वो जो अपनी खुराक खुद बनाएगा, और दूसरा वो जो दूसरों से अपनी खुराक लेगा। तो ये तो बात आप जानते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इन दोनों को डिफाइन करने की जरूरत मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनके बारे में आपको एक बता चुका हूं ना। तीसरे चैप्टर में भी जब मैं आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा रहा था, तब मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और दूसरा होता है बल्कि ये आपने 8वीं क्लास में भी पढ़ा हुआ है, दूसरे या तीसरे चैप्टर के अंदर। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज व्हाट दैट दिस काइंड ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स या जिंदा चीजें व्हिच मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग फोटोसिंथेसिस, दे आर कॉल्ड autotrophs, and for example are plants, the algae yani plants, and some bacteria
एंड दोज हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस, बट they take the prepared food from the other organism. दूसरों को खा के उनसे खुराक लेते हैं या दूसरों को से ही खुराक हासिल करते हैं, प्लांट से, एनिमल से, घास खा लें, गंदम खा लें, तूड़ी खा लें, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम कहेंगे दिस इज दी हेट्रोट्रॉफिक। इनको कंज्यूमर्स भी कहते हैं, हम ये आप 10वीं क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको आइडिया हो गया कि व्हाट इज दिस काइंड ऑफ। तो आज हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक, तो स्पेसिफिकली हम बात करेंगे बेटा जी प्लांट्स से रिलेटेड। तो प्लांट्स में अगर हम देखें ना किताब में, तो ये हेडिंग दी हुई है ना, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पर हम अगर हम सिंपली न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को भी देखें तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। प्लांट्स क्या है बेटा? ऑटोट्रॉफ है। इसका मतलब क्या है कि दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब यह है कि जो उनकी कार्बन होगी, जो उनकी हाइड्रोजन होगी और जो ऑक्सीजन होगी, वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके सूरज की रोशनी को जज़ब करके उससे ग्लूकोज बनाएंगे और वो उनकी बॉडी का हिस्सा बन जाएगा और ये उनकी मिकदार जो जरूरत है ये पूरी हो जाती है। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उनको मसला नहीं होता। पर प्लांट्स को इन चीजों के अलावा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो वो फोटोसिंथेसिस से लेते हैं, इन चीजों के अलावा प्लांट्स रिक्वायर सम अदर न्यूट्रिएंट्स जिनको हम कहेंगे दीज आर द मिनरल्स न्यूट्रिशन इन प्लांट। मैं इसी एक एग्जांपल देता हूं बेटा। अगर आप गौर करें तो प्लांट को अगर अपने सेल्स को इंक्रीज करना है तो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए प्लांट्स को ज्यादा मेम्ब्रेन्स चाहिए होंगी कि कम? नई मेम्ब्रेन्स चाहिए होंगी, है ना बेटा? हफ्ता भी बोलो। तो अगर मेम्ब्रेन्स चाहिए होंगी प्लांट्स को ज्यादा, तो फिर प्लांट मेम्ब्रेन किस किस चीज की बनी होती है? प्रोटीन्स की और फॉस्फोलिपिड्स की, ठीक है। तो अच्छा, अगर जो प्रोटीन्स की बनी होती हैं, फर्ज किया बाकी तो छोड़ो, 60% प्रोटीन्स ही होते हैं, तो अगर प्रोटीन्स की बनी होती हैं तो मुझे बताओ हाँ भला प्रोटीन किस चीज के बने होते हैं? अमाइनो एसिड्स के। अमाइनो एसिड्स के अंदर अगर मैं देखूं तो अमाइनो एसिड का बेटा एक जनरल फार्मूला होता है कार्बन, हाइड्रोजन और एक होता है अमाइनो ग्रुप, एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप और एक होता है आर ग्रुप। अगर आप गौर करें तो आर ग्रुप भी सी है, आर ग्रुप को छोड़ दो, ये आप ही किताब के से रिलेटेड बात नहीं है। आप अमाइनो एसिड्स का जनरल फार्मूला फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे, वैसे केमिस्ट्री में शायद पढ़ ही लेंगे। अगर आप गौर करें तो उसमें नाइट्रोजन एक ऐसी चीज है विच इज रिक्वायर्ड कि नहीं? बाकी सारी चीजें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही है ना, बट नाइट्रोजन इज नॉट देयर। नाइट्रोजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन द फोटोसिंथेसिस। तो नाइट्रोजन इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्लूकोज है, नाइट्रोजन को सूरज की रोशनी से भी नहीं आ जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन इज एन अदर सब्सटेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अगर प्लांट को सिर्फ जिंदा रहना है और उसके पुराने सेल्स वैसे ही रहेंगे तो फिर प्लांट इन पे गुजारा कर सकता है। पर अगर प्लांट को बढ़ना है, ग्रो करना है, तो उसको इनके अलावा कुछ और चीजें भी चाहिए। मसलन मैग्नीशियम क्लोरोफिल का पार्ट होती है, हम अभी डिस्कस करते हैं। अगर ना हो तो प्लांट्स के पत्ते ही ग्रो नहीं करते, तो बताओ अच्छा लगता है? तो फिर फोटोसिंथेसिस हो जाएगा नहीं ना। तो कुछ और चीजें भी प्लांट्स को चाहिए होती हैं जिनको हम मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कहते हैं। और वो दो तरह के होते हैं ऑब्वियसली, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड यानी द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट अदर देन दीज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तो मेजर यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ही, मैंने लिखा है ना कार्बन इसमें, सही है। ये क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ही है, पर इसके अलावा कुछ और चीजें भी चाहिए जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनको हम डिटेल में पढ़ा है। पिछले चैप्टर में फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ा, पता लग गया ना कार्बन कहां से आती है, ऑक्सीजन कहां से आती है, हाइड्रोजन वहां कहां से, पता है ना ऑक्सीजन कहां से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है ना वो वाटर से आती है, लेकिन जो ऑक्सीजन ग्लूकोज का पार्ट बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। खैर इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो बेटा अब आपके सामने दो टेबल्स हैं, अगर आप गौर करें तो एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, जिनमें सबसे पहला आप मुझे नाम लिखवाते जाइए प्लीज। द मैग्नीशियम, phosphorus, then magnesium, then potassium, then सल्फर और कैल्शियम, ठीक है जी, +1 प्लस वगैरह वगैरह।
इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं और आपको इस टेबल के अंदर चीजें बताई भी गई होंगी और इनका रोल क्या है प्लांट्स के अंदर, ये एक्चुअल में शॉर्ट भी आ जाता है, एमसीक्यू भी आ जाता है, तो ये वाले टेबल जो है ये इंपॉर्टेंट हैं जरूर। लेकिन अगर शॉर्ट में आता है तो मैं आपको एक ट्रिक छोटी सी बता दूंगा कि आपका फायदा भी हो जाए, कि आप आराम से इसको चला सके। पर आज मैं आपको बताऊंगा फास्फोरस का रोल क्या है। बेटा अगर आप गौर करो, आप एटीपी पढ़ के आए हो, आप डीएनए पढ़ के आए हो, डीएनए नहीं पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड मैंने बताया था ना एटीपी, डीएनए भी बेटा न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है और उसमें एक फास्फोरिक एसिड था कि नहीं था एटीपी के अंदर। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में भी 1 फॉस्फेट था, डाई में 2 थे, ट्राई में 3 थे, सही है। तो इसका मतलब ये है कि बेटा न्यूक्लियोटाइड्स यानी डीएनए, क्योंकि डीएनए बेटा न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, इसलिए क्योंकि आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं इसलिए अभी आपको नहीं पता। डीएनए भी एटीपी खुद एक न्यूक्लियोटाइड है, तो डीएनए भी इसी तरह के और न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन और थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, ये आप डिस्कस करेंगे जिंदगी में, कभी आपके सामने ये बातें आएंगी। तो डीएनए भी बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का और न्यूक्लियोटाइड्स का एक मेजर कंपोनेंट है क्या, फास्फोरस। अगर आप गौर करें तो एटीपी का भी मेजर कंपोनेंट है, फिर कुछ प्रोटीन्स का भी मेजर कंपोनेंट है, क्योंकि ये जो आर ग्रुप है ना बेटा, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड के बने होते हैं और अमाइनो एसिड कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर फास्फोरस भी होती है। तो आपके अगर आप गौर करें तो कंपोनेंट्स ऑफ एटीपी, न्यूक्लिक एसिड्स, अच्छा फिर इसके अलावा फास्फोरस जो है बहुत सारे एंजाइम्स का कोफैक्टर है। कोफैक्टर मींस को एंजाइम या वो एक्टिवेटर, याद आया कुछ? कोफैक्टर क्या होता है, सही है। उसके अलावा ये सीड के उगने के लिए, यानी सीड जर्मिनेशन, सीड का मतलब होता है जर्मिनेशन का मतलब होता है उगना, और सीड की जर्मिनेशन के लिए भी फास्फोरस जरूरी है। फास्फोरस बकायदा जमीन के अंदर अगर कम हो तो वो डाली जाती है डीएपी, डाइअमोनियम फॉस्फेट की शक्ल में, खादों वगैरह, हम आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स। तो आपको आइडिया हो गया कि और कोई चीज लिखी हुई है इसके अंदर, देखिएगा। फोटोसिंथेसिस और प्रोटीन मैंने आपको बता भी दिया, वो मैंने लिखा नहीं, बस मेन चीजें लिख दी हैं, तो ये आपको याद रहेंगी कि भी फास्फोरस कहाँ चाहिए, भी एटीपी में चाहिए। न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए, डीएनए किस चीज का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड, तो डीएनए को न्यूक्लिक एसिड ही कहते हैं ना, डीएनए और आरएनए, तो आप यहां लिख सकते हैं डीएनए या आरएनए, कोई मसला नहीं है। कोफैक्टर्स ऑफ द एंजाइम जर्मिनेशन ऑफ सीड के अंदर ये चीज चाहिए। दूसरा चीज क्या है, मैग्नीशियम। बेटा मैग्नीश है क्या, नहीं लिखा, ओके सॉरी। तो आगे क्या है, पोटाशियम। पोटाशियम की अगर हम बात करें बेटा, तो पोटाशियम चाहिए होता है 2 कामों में। ओपनिंग एंड, आपको याद है मैं आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ाया था, जब मैंने कहा था दिन के टाइम रोशनी पड़ती है, तो याद आया कुछ? फोटोसेंसिस ज्यादा होता है तो ग्लूकोज बन जाता है, तो पानी अंदर आ जाता है गार्ड सेल में, तो गार्ड सेल फूलते हैं। फिर मैंने वहां एक दूसरी थ्योरी भी बताई थी, याद आया कि पोटाशियम, जब लाइट पड़ती है तो पोटाशियम आयंस बाहर चले जाते हैं, याद आया कुछ? नहीं समझ आई बेटा? जब लाइट पड़ती है ना तो गार्ड सेल्स के अंदर, गार्ड सेल्स का पता है ना, ये लेक्चर आप चाह रहे थे कि स्मार्ट सिलेबस में छूट जाए, पर मैंने वो पढ़ाया था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सही है, कैसे? देखें, आपने ये बात पढ़ी हुई है कि गार्ड सेल्स जो होते हैं बेटा, वो उनके अंदर अगर उनकी शक्ल किडनी की तरह रहे तो स्टोमा खुला रहता है, अगर गार्ड सेल्स अकड़े हुए हों तो स्टोमा, पता है नहीं पता ये बात? अगर गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाए तो स्टोमा बंद हो जाता है, पता है ना? तो इसमें होता यह है कि जब लाइट पड़ती है ना, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो पोटाशियम आयंस अंदर चले जाते हैं गार्ड सेल्स के। जब पोटाशियम आयंस गार्ड सेल्स में चलेंगे तो सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के हाइपर, क्योंकि सेल्स के अंदर नए आयंस, नए सॉल्ट्स, नए सोल्यूट आ गए हैं। पोटाशियम नया सोल्यूट है ना, ये सेल के अंदर चला गया, सेल के अंदर वाले एनवायरनमेंट को इसने क्या कर दिया। हफ्सा को नहीं समझ आ रही, मुझे पता है, कहां से बेटा पूछो, मैं दोबारा बताता हूं। बेटा स्टोमेटा का पता है, स्टोमेटा के गिर्द जो सेल्स होते हैं ना, उन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं।
स्टोमेटा सुराख होते हैं ना, स्टोमा ये एक ओपनिंग होती है, और वो कौन सी होती है, जो पत्ते की नीचे वाली साइड पे होती है, पत्ते की लोअर एपिडर्मिस में, उसके गिर्द जो दोनों सेल्स होते हैं ना, जिनकी वजह से वो सुराख होता है, उन सेल्स को गार्ड सेल्स कहते हैं। अगर वो सेल्स अकड़ जाए तो वो स्टोमा खुल जाता है, और अगर वो सेल्स जैसे वो फ्लैट हो जाए, फ्लैसिड हो जाए, तो स्टोमा बंद हो जाता है, क्योंकि इनकी शेप ही ऐसी है। अगर आप दो गुब्बारे लें और जिनकी शेप किडनी की तरह हो, तो जैसे ही आप उनमें फुल हवा भरी हुई हो तो आप उनको जोड़ेंगे तो सुराख उनके दरमियान आएगा। लेकिन अगर आप वो उनकी हवा बंद कर दें, मतलब कम कर दें, तो वो आप उनको दबाएंगे तो वो साथ में जुड़ जाएंगे और सुराख बंद हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो पोटाशियम आयंस हैं, जब लाइट पड़ती है तो पोटाशियम आयंस इन सेल्स के अंदर चले जाते हैं, गार्ड सेल्स में, और जब गार्ड सेल्स के अंदर चले जाते हैं तो पीछे पानी भी जाए, क्योंकि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लेस सोल्यूट टू हाई सोल्यूट, ऑस्मोसिस का तो पता है ना। तो जब पानी भी इनके अंदर चला जाता है, इनके पीछे पीछे, तो जब पानी भी सेल्स के अंदर जाएगा तो सेल्स अकड़ जाएंगे, अकड़ेंगे तो उनकी शेप मेंटेन हो जाएगी, मेंटेन होगी तो स्टोमा खुल जाएगा। अगर जब लाइट नहीं पड़ती तो पोटाशियम आयन बाहर निकल लेते हैं, तो इसका मतलब है स्टोमा भी बंद हो जाता है। तो इसका मतलब है पोटाशियम हैज द रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बेटा आगे जो है ना, हो सकता है इस दफा भी वो चेंज कर रहे हैं पेपर पैटर्न, शायद इस दफा नहीं तो अगली दफा तो लाजमी पेपर पैटर्न इस तरह होगा कि उसमें बहुत सारे सवाल कॉन्सेप्ट्स और शायद एमसीक्यूज बेस्ड ही हों। ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से अब इन चीजों को सिर्फ कॉन्सेप्ट जरूर बिल्ड करें, रटे रुटे का लाड अब बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं ना पता, जहां से मैं इसलिए बेस में ले जाता हूं पीछे से, कि आपको चीजों को रिलेट करके आपस में जोड़ के तो अच्छा ही चल जाए काम। इसलिए जहां नहीं समझ आ रहा है ना, मुझे तो समझ आ जाता है इशारों से, आंखों से, कि भाई इसको नहीं पता लग रहा है, हैरान होकर बैठा है, लेकिन आपने जरूर ये वाली बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर पोटाशियम का रोल होता है। इसके अलावा बेटा क्लोरोफिल के अंदर भी, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर के अंदर भी पोटाशियम का रोल होता है। फिर इसके अलावा आप रिड्यूसेस द वाटर लॉस किताब में लिखा है कि पौधों के अंदर से पानी के निकलने, पानी के जाया होने से रोकती है, यानी उसको मेंटेन रखती है पत्तों के अंदर पानी को। नेक्स्ट क्या है, सल्फर। सल्फर को अगर हम देखें बेटा तो बहुत सारे एक अमाइनो एसिड्स ऐसा है, और इसके अलावा और भी अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके अंदर सल्फर होता है। सही है, तो इसका मतलब है इट इज द कंपोनेंट ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स ना, तो इट इज द कंपोनेंट ऑफ components of enzymes, many proteins, and it is also a cofactor for the many enzymes. बहुत सारे enzymes का ये cofactor भी है। तो उसके अलावा क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम सिंपल है, एक तो कैल्शियम इज रिक्वायर्ड सम टाइम बेटा, जो दरख्त होते हैं या जो पौधे होते हैं जिनके फल लगते हैं उनके नट्स बनते हैं। नट्स से मुराद जानते हैं ना आप, जो लाइक मूंगफली के छिलका या बादाम का छिलका, तो उन छिलकों के बनाने में भी कैल्शियम और फास्फोरस का बड़ा अहम रोल होता है। सही है, वो किताब में शायद ये बात नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो फास्फोरस भी इसमें इन्वॉल्व होती है और कैल्शियम भी। तो अगर हम देखें तो नट फॉर्मेशन, फिर ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स। ठीक है जी, इसके अलावा अगर हम फोटोसिंथेसिस के बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कैल्शियम से एक्टिवेट होते हैं। सही है, तो उसके अलावा क्या बातें लिखी हुई हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल एंड इन्फ्लुएंसेस द वाटर मूवमेंट इन द सेल्स। ये वाली बातें बेटा आप सारी याद कर लेंगे। ठीक है, मुझे इसमें कोई आगे एक छोटा सा और टेबल आपके सामने दिया गया है। ये थे मेजर मिनरल्स, यानी मेजर से मुराद मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बाय द प्लांट, और कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं कि वो कैसे। अच्छा, आप कहेंगे सर ये तो आपने बता दिया कि इन न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या है, चलो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात भी कर लेते हैं। तो पहला कौन सा है, आयरन। आयरन बेटा क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर के अंदर भी होता है और बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट भी करता है। मोलिब्डेनम क्या करती है, मोलिब्डेनम भी एंजाइम्स का एक्टिवेटर है जो नाइट्रो अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन, ये आप पढ़ेंगे आगे। बेटा प्लांट्स को कुछ चीजें चाहिए होती, प्लांट्स ना हवा के अंदर पता है कितनी नाइट्रोजन होती है, 79-78%, लेकिन प्लांट उस नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली,
प्लांट सिर्फ उस नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं जो नाइट्रेट्स की शक्ल में हो। किस शक्ल में हो? यानी प्लांट्स कैन यूज ओनली दी ये वाली नाइट्रोजन जो कि नाइट्रेट्स की शक्ल में हो। तो नाइट्रेट्स को बनाने का एक और तरीका भी है कि जो भी जिंदा, ये किताब मैंने लिखी हुई बातें लेकिन मैं समझा रहा हूं, जो डेड बॉडीज होती हैं, ठीक है, जो डेड बॉडीज होती हैं एनिमल्स की हो या प्लांट की हो, उनको तोड़ा जाता है, उनकी डीकंपोजिशन की जाती है, उससे अमोनिया बनती है और उस अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा? ठीक है, अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। ये याद करने की जरूरत नहीं, बस इस प्रोसेस, इन दो लफ्जों का कॉन्सेप्ट दिमाग में हो कि जो डेड बॉडीज होती हैं, जब वो मरती हैं, उनको उनकी प्रोटीन्स को तोड़ के उनकी डेड बॉडीज को, तो उनसे क्या बनाया जाता है? अमोनिया, और फिर उस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स में, और इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और जो एंजाइम इस प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, उन एंजाइम का मेजर कारकुन कौन है? उन एंजाइम्स के लिए का मेजर एक्टिवेटर और कोफैक्टर कौन है? मोलिब्डेनम। ठीक है, किताब में लिखा है। ठीक है, देन बोरोन क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर द शुगर ट्रांसपोर्ट सेल। ये बेटा सारी याद करने की बातें हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इनके एक एक कॉन्सेप्ट के पीछे पड़ गया तो फिर बड़ा लंबा काम हो जाएगा और ये लेक्चर भी कोई 2-3 दिन का तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कॉपर। कॉपर भी एंजाइम्स का एक्टिवेटर है। मैंगन, अच्छा ये क्यों बताया जाता है? हर वो चीज जो कि एक मिनरल है ना या एक आयन है, वो किसी ना किसी एंजाइम्स के साथ इन्वॉल्व है, एज अ कोफैक्टर, एज कंपोनेंट, उसका अपना पार्ट। तो इसलिए आप किसी चीज के साथ भी लिख सकते हैं कि ये एंजाइम्स का कोफैक्टर है। इस तरह जिंक भी है, जिंक के साथ भी सेम बात है कि बहुत सारे एंजाइम्स के लिए चाहिए होता है। क्लोरीन भी इसी तरह है, और साथ ही साथ निकल भी निकल, ठीक है, वो भी इसी तरह एंजाइम्स का कोफैक्टर है। तो ये असल में इनके नाम बताने आपको इंपॉर्टेंट थे, उनके फंक्शन। ये येलो वाला टेबल है, इसमें अगर आप गौर करें तो एक ही लाइन चेंज कर करके उसी को ही हर एक डब्बे में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहां उसको एक्सप्लेन नहीं किया। उसकी वजह क्या है कि आपके लेवल पे इतना ही बताना जरूरी है कि वो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसलिए बेटा एमसीक्यू क्या आता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट में से किसी एक का फंक्शन पूछ लिया जाता है, और अगर नहीं, यानी कि ये वाला फंक्शन कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट करता है, या और अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा माइक्रो है और कौन सा मैक्रो है, तो ये इसकी बेस पे एमसीक्यू आते हैं। या डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो लिखते हुए जब आप एग्जांपल्स दें तो आप कोई गलती ना कर जाए, इसलिए आपको एक लिस्ट दे दी जाती है कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। उम्मीद है बेटा समझ तो आ गया होगा ना, कि नहीं? अच्छा, अब जो हम बेटा टाइम कितना रहता है जरा देखो, हो गया है। तो अब हम बाकी चलो रोल ऑफ नाइट्रोजन वगैरह हम कल पढ़ लेंगे। उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। आज आपको पता चला न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होती है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में फ़र्क क्या है, और मुख्तलिफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने प्लांट्स में पढ़े और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हमने प्लांट में पढ़े। कल इसको याद करके आइएगा, मैं पूछूंगा। उम्मीद है। अल्लाह हाफिज़।